थोड़े से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पे बात कर लेते हैं। आई एम श्योर आप लोग वेल वर्स होंगे। देन अगेन इट्स बेटर टू गो विद द बेसिक। स्किप करके किसी स्टूडेंट की नॉलेज, बेसिक नॉलेज से वो महरूम रह जाए तो इट्स नॉट गुड कि आगे जाके उसे किसी बुक कीपिंग इशू में, बुक कीपिंग की जॉब में कोई इशू आए। अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे हमारी अकाउंटिंग चलती है, यानी हम रेवेन्यू तब रिकग्नाइज करते हैं जब हम अर्न कर लेते हैं, एक्सपेंसेस को हम तब रिकग्नाइज करते हैं जब इनकर्ड कर लेते हैं। अगर मैं अक्रूवल बेसिस की डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ, इसके अंदर एक और भी कॉन्सेप्ट को मर्ज करूँ, तो हम देखें हम रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे, जब हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र हो गए। आप गुड्स बेच रहे हैं या आप सर्विस बेच रहे हैं, आपने ये पेन बेचा, ये पेन आपके कस्टमर को चला गया। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ये है कि कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने डिलीवर कर दिया, कस्टमर के पास गया, अब आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर कस्टमर नाउ। अब कस्टमर जाने और उसका जाने काम ना, ऑफ कोर्स वारंटीज़ की बात नहीं कर रहा मैं, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू अ बेसिक। आपने एक फ्रिज खरीदा, कंपनी ने आपको फ्रिज डिलीवर किया, कंपनी अपना रेवेन्यू बुक कर लेगी आफ्टर डिलीवरी। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र हो गए। अब अगर वो फ्रिज जलता है तो वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं कस्टमर हूँ। या अगर मैंने अपना फ्रिज किसी को डिलीवर किया है, अब वो फ्रिज कस्टमर के पास चला गया, फ्रिज जल गया, टूट गया, फट गया, वारंटीज़ की बात नहीं कर रहा, डोंट कंफ्यूज। तो वो अब कस्टमर की जिम्मेदारी है, मैं उसे, मेरी जिम्मेदारी ये थी कि मैं चलती हुई चीज़ उस पर डिलीवर करूँ, तो मैं अपना रेवेन्यू बुक कर लूँगा। एक्सपेंस भी इसी तरह से, अगर मैंने कोई एक्सपेंस इनकर्ड कर लिया है तो मैं उसे बुक कर लूँगा। अब इसमें इनकर्ड करने में और रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र होने में कैश ट्रांजैक्शन की हमने बात नहीं की। अगर मैं कोई सामान अपने वेंडर को क्रेडिट पे बेचता हूँ तो मैंने उसे 2 महीने के क्रेडिट पे बेच दिया, लेकिन मैं आज सेल रिकॉर्ड कर लूँगा क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र हो चुके। 2 महीने बाद कस्टमर हैज़ टू पे मी द अमाउंट, इनवॉइस का अमाउंट से पे करना है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड इज़ अ मेजर थिंग। रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसीज़ भी आपको देखनी पड़ेंगी, अपने क्लाइंट से पूछनी पड़ेंगी कि उसकी रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी क्या है, उसी बेसिस पे आप रिकॉर्ड करोगे, उसी बेसिस पे आप कट ऑफ पीरियड रखोगे अपना। कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं हम अकाउंटिंग में। कंजर्वेटिव अप्रोच का मतलब है कि रेवेन्यू हम तभी रिकॉर्ड करेंगे व्हेन वी आर श्योर कि हमने अर्न कर लिया, और एक्सपेंस हम प्रोएक्टिव रखेंगे। एक्सपेंस हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब हमें लगेगा एक्सपेंस होने वाला है। इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझेंगे तो बेहतर समझ आएगा। लेट्स से आपको पता है आप बहुत ही $100,000 का आप रेवेन्यू हिट करने वाले हो, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, फाइनलाइजेशन स्टेज पे आप रेवेन्यू बुक नहीं करोगे। यू आर सर्टन, यू आर 100% सर्टन कि वो कॉन्ट्रैक्ट डन डील है, लेकिन आप रेवेन्यू बुक नहीं करोगे जब तक रिस्क एंड रिवॉर्ड यानी गुड्स डिलीवर ना हो गए हों या सर्विस रेंडर ना हो गई हो, तब तक आप रेवेन्यू बुक नहीं करोगे। इसके काउंटर पार्ट पे, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे अगर बात की जाए एक्सपेंसेस की, आपने सेल कर दी है कस्टमर को, आपको कस्टमर के थ्रू, ग्रेप वाइन के थ्रू, आपको मार्केट की नॉलेज के थ्रू पता लगा जी कस्टमर इज़ गोइंग बैंकरप्ट और 50% भी आपको वो पे नहीं कर पाएगा। लेट से 100,000 की आपने उसे सेल की थी, अभी वो बैंकरप्ट हुआ नहीं है, सिर्फ मार्केट की नॉलेज है, तो आप एक्सपेंस आज बुक कर लोगे। यानी आप बैड डेट एक्सपेंस, यानी कि आपको अंदेशा है कि आपके पैसे नहीं आने, 100,000 में से 50% वो पे करेगा, 50% नहीं पे करेगा, ये आपका एस्टिमेट है, यू नॉट श्योर। हो सकता है वो 100,000 पूरे पे कर दे, हो सकता है वो 50,000 भी पे ना कर पाए जो हम सोच रहे हैं, लेकिन देन अगेन ये अजम्पशन की बेसिस पे आप एक्सपेंस आज की डेट में बुक कर लोगे। तो कंजर्वेटिव अप्रोच इज़ कि आप रेवेन्यू में कंजर्वेटिव रहोगे लेकिन आप एक्सपेंस को प्रोएक्टिवली बुक कर लोगे। अच्छा, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है, इसको अगर हम लिंक करें डेप्रिसिएशन मेथड से, एग्जांपल के तौर पे डेप्रिसिएशन, किसी भी फिक्स एसेट की डेप्रिसिएशन, आई एम श्योर यू गाइस नो कि स्ट्रेट लाइन और भी बहुत सारे मेथड हैं। अगर आप स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डेप्रिसिएशन को बुक कर रहे हो तो जस्ट कीप पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट ताकि कंपैरेटिव में इशू ना हो। दैट्स बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर इज। अच्छा, अब आई एम श्योर ये भी आपको पता होगा एंटिटी और मतलब ज़िया अहमद एंड कंपनी और ज़िया अहमद में फ़र्क है। अगर ज़िया अहमद किसी चीज़ का लायबल है तो ज़िया अहमद एंड कंपनी इज़ अ डिफरेंट एंटिटी। ज़िया अहमद एंड कंपनी दो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। अगर मेरी कोई पर्सनल ट्रांजेक्शन है वो बिज़नेस में रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, और बिज़नेस ट्रांजेक्शन है तो वो पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, गोइंग कंसर्न की बात करेंगे। हम जब भी अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो हमारी मेजर कोर अजम्पशन होती है कि बिजनेस इज़ ऑन गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब अगले 12 महीने में बिज़नेस बंद नहीं होने वाला, 12 महीने से ज़्यादा चलेगा। इसी बुनियाद पे हम उसकी कॉस्ट की रिकग्निशन रखते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बुक करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है तो छोटी सी बात करते हैं, जल्दी में बात करेंगे। मैंने एक गाड़ी ख़रीदी, आज वो $20,000 की है, मैंने उसे $20,000 पे बुक कर लिया।
लेट्स से इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, वही गाड़ी अगले दिन $21,000 की हो गई या $22,000 की हो गई, मैं अपनी एंट्री चेंज नहीं करूँगा। मैंने जब अपनी गाड़ी ली, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र हुए, मेरी ओनरशिप में गाड़ी आई, मैंने 20,000 पैसे दिए, तो मैं 20,000 पे बुक कर लूँगा। अगर 22,000 हो गई, 23,000 हो गई, इट डजेंट मैटर नाउ, क्योंकि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे चल रहे हैं। इस डिस्कशन को थोड़ा सा और एलाबरेट करेंगे। इसमें लैंड की एग्जांपल लेते हैं, तो लैंड की एग्जांपल काफ़ी रेलेवेंट रहेगी। मैंने एक ज़मीन ख़रीदी, एक प्लॉट लिया, प्लॉट लेके रख दिया, मैंने उस पर फैक्ट्री बनानी थी, लेकिन अभी फैक्ट्री बनाई नहीं। मेरा कोर बिज़नेस सेल एंड परचेज़ ऑफ लैंड नहीं है। अगर सेल एंड परचेज़ ऑफ लैंड होगा तो फिर मैं इनकम में ले रहा हूँ। तो मैंने अपनी फैक्ट्री बनानी थी, लैंड ले लिया, $100,000 का लिया, $100,000 मैंने इन्वेस्ट कर दिए आज की डेट में। गोइंग फॉरवर्ड 1-2 साल में वो 200,000 की हो गई, इट डजेंट मैटर, मैं उसे बुक नहीं करूँगा। मैं सिर्फ तब उस प्रॉफिट को बुक करूँगा, या तब उस गेन को, नॉट प्रॉफिट, उस गेन को बुक करूँगा जब मैं वो डिस्पोज ऑफ कराऊँगा। यानी वो लैंड मैंने 3 साल बाद 200,000 की सेल की, तो मैं कॉस्ट से कॉस्ट को और फिर जो बाकी गेन है वो मैं P&L में इनकॉर्पोरेट कर लूँगा। अगर गोइंग कंसर्न बिजनेस नहीं है तो फिर क्या करेंगे? अगर गोइंग कंसर्न बिजनेस नहीं है तो फिर फेयर वैल्यू पे मेजरमेंट होती है, यानी फिर वो सारे एसेट्स जो हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिए हुए हैं, यानी गोइंग कंसर्न पे नहीं है, इसका मकसद आप समझें कि आप ये कह रहे हैं कि बिज़नेस अगले 12 महीने में बंद होने वाला, तो फिर आप हर चीज़ को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मिस हो गई, मैं आपको बताना भूल गया, सारे एसेट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बुक नहीं होते। इन्वेस्टमेंट इनकम, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कुछ फेयर वैल्यू मेजरमेंट भी होती हैं, बट वो वेरी कॉम्प्लेक्स डिस्कशन है। आई एम श्योर कि स्मॉल टू मीडियम एंटिटीज़ में इस तरह की ट्रांजेक्शन आप नहीं देखेंगे। अगर देखेंगे, कम बैक टू मी, आई ब्रीफ यू अप, काफ़ी इन डेप्थ डिस्कशन है। अच्छा, मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। जो भी एक्सपेंस होगा या रेवेन्यू होगा, उसे आप अपने कट ऑफ पीरियड पे ही प्लॉट कर रहे होंगे। यानी अगर आप एक मंथ के इंटरवल की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उसी मंथ के एक्सपेंसेस और उसी मंथ के रेवेन्यू को आप रिकग्नाइज करेंगे। प्लीज़ प्लीज़ ड्यू केयर टू दिस के पैसा आया या पैसा गया इज़ इररेलेवेंट। अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र हो गए तो आपने सेल रिकॉर्ड कर लेनी है, सर्विस रेंडर हो गई तो आपने सेल रिकॉर्ड कर ली है, अगर आपने सर्विस रिसीव कर ली, गुड्स रिसीव कर लिए, तो आपने एक्सपेंस बुक कर लेना है। पेमेंट टर्म क्या है, दैट इज़ इररेलेवेंट एट दिस स्टेज मैचिंग कॉन्सेप्ट के लिए। तो अगर मैं बात करूँ मैचिंग कॉन्सेप्ट की, लेट से 31 दिसंबर को हमने अकाउंट्स क्लोज करने हैं। बहुत ही बेसिक से एग्जांपल है, आई एम श्योर आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने दिया होगा। 31 दिसंबर के सारे एक्सपेंसेस बुक करने हैं, हमें ईयर क्लोज करना है। लेकिन अभी तक हमारे पास यूटिलिटीज़ के बिल नहीं आए। यूटिलिटीज़ के बिल आएंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में, इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का, इंटरनेट का एंड एवरीथिंग एल्स। तो आप अभी क्या बुक करेंगे? क्या बुक करेंगे या उसे जनवरी में बुक करेंगे? नहीं बॉस, आप 31 दिसंबर का अकाउंट क्लोज कर रहे हैं तो आप 31 दिसंबर की बेसिस पे ही उसे बुक करेंगे। हाँ, वो बुकिंग आप एस्टिमेटेड बेसिस पे कर सकते हो या मीटर रीडिंग देख के कर सकते हो। हम लोग नॉर्मली अंदाज़ा होता है क्या रेट चल रहा है, कितनी यूटिलिटीज़ यूज़ हुई हैं, तो हम एक एस्टिमेट बेसिस पे बुकिंग कर लेते हैं, बाद में एक एडजस्टिंग एंट्री कर देते हैं। इट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर। लेकिन कहने की बात यह है, जो एक्सपेंस उस पीरियड से रिलेट करता है उसी पीरियड में रिकॉर्ड होगा, जो रेवेन्यू जिस पीरियड से रिलेट करता है उसी पीरियड में रिकॉर्ड होगा। अच्छा, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इस बेसिक कॉन्सेप्ट की बेसिस पे बहुत सारे डिफ़िकल्ट ट्रांजेक्शन्स को और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने में मदद मिलती है, एटलीस्ट एट माई स्टेज, एटलीस्ट इन माई एक्सपीरियंस। कहने को कुछ भी नहीं है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। यही अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी बैलेंस शीट है, यही अकाउंटिंग इक्वेशन की बेसिस पे आप बहुत सारी चीज़ों को फॉर्मुलेट कर सकते हो, बहुत सारा एनालिसिस कर सकते हो। इस अकाउंटिंग इक्वेशन को दोबारा रेफ़र करेंगे जब हम एंड में जाके बैलेंस शीट को डिस्कस कर रहे होंगे। फॉर दिस पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट रिमेंबर कि एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। अब एसेट्स में क्या आएंगे, करंट एंड नॉन करंट एसेट, जैसे हमने डिस्कशन किया, दो तरह के एसेट होते हैं। लायबिलिटी में क्या आएगा, करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी। और शेयर होल्डर इक्विटी में, ओनर्स इक्विटी में शेयर होल्डर की इक्विटी और रिटेन अर्निंग। व्हाट इज़ रिटेन अर्निंग, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेना ताकि कोई एम्बिग्विटी ना रहे। रिटेन अर्निंग इज़ बॉस कि आपने ईयर 1 में लेट से 20,000 का प्रॉफिट किया, ईयर 2 में 10,000 का प्रॉफिट किया, ईयर 3 में 20,000 का प्रॉफिट किया। अब इन 3 सालों को आप एक्यूमुलेट कर रहे होंगे, 20,000 फॉर द ईयर 1, 10,000 फॉर द ईयर 2 एंड 20,000 फॉर द ईयर 3।
ईयर 3 में जब आप ओनर इक्विटी दिखा रहे होगे तो आप 50,000 दिखा रहे होगे, ईयर 2 में जब आप दिखा रहे होगे तो आप 30,000 दिखा रहे होगे। इसी तरह जब ईयर 1 में आप ओनर्स इक्विटी दिखा रहे होगे तो आप 20,000 दिखा रहे होगे। आई थिंक दैट्स क्लियर। अब छोटा सा एग्जांपल अगर हम रेफ़र करें, बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल है, इसको एक दफ़ा रीड करेंगे और फिर सोचेंगे रूल ऑफ थंब को रेफ़र करने के बारे में। अच्छा, एग्जांपल इज़ इन्वेस्टेड $100 कैश इन माई बिज़नेस। तो भाई छोटा सा बिज़नेस है, $100 से शुरू किया हमने। फिर क्या किया जी, फिर हमने किया कि $50 हमने एडवर्टाइजिंग में दे दिए, बड़ा एक्सपेंसिव बॉस। फिर हमने कुछ सर्विसेज परफॉर्म की, उसकी बेसिस पे 75 का हमें इनफ्लो हुआ। एट द एंड ऑफ डे क्या ट्रांजैक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो हम बेसिक बात करते हैं, दोबारा से इसको रीड करेंगे वन बाय वन और रूल ऑफ थंब पे जाएंगे। इन्वेस्टेड 100 कैश इन माई बिजनेस, क्या करेंगे? सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शन को देख के आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से कैटेगरीज हैं जो हिट हो रही, क्या एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है या ओनर्स इक्विटी। अगेन 5 कैटेगरीज जो मैंने आपको शुरू में डिफाइन की, उसी की बेसिस पे आप सारी बुकिंग कर रहे होंगे। अगेन रीड इट अगेन, इन्वेस्टमेंट 100 कैश इन माई बिजनेस, क्या होगा? कैश आया, पहला आइडेंटिफाई हो गया, कैश एसेट है, कैश बढ़ेगा एसेट बढ़ेगा, क्या किया जाएगा? रूल ऑफ थंब को रेफर कीजिए। अगर कैश बढ़ा है, एसेट बढ़ा है तो डेबिट करना है। तो एक अकाउंट हमें पता लग गया बॉस, कैश हमें डेबिट करना है। दूसरा लेग क्या है? दूसरा लेग कैसे बुक करेंगे? अच्छा कैश तो बढ़ गया, क्या ओनर्स इक्विटी बढ़ी? बिल्कुल ओनर्स इक्विटी बढ़ी। तो अगर मैंने 100 रुपये अपने बिजनेस में लाया तो मैंने बिजनेस को अपने 100 रुपये दिए और ओनर इक्विटी मेरी हो गई 100 रुपये की। तो अगर ओनर इक्विटी बढ़ी है तो क्या करना चाहिए? अगर हम दोबारा रूल ऑफ थंब को रेफर करें तो कैपिटल बढ़ेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनी? कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। तो अगर आप टी अकाउंट बने हुए हैं, टी अकाउंट को देखिए तो 100 रुपये उसने डेबिट दिखाए हुए हैं और 100 रुपये क्रेडिट इन कैपिटल दिखाए हुए हैं। कैश में 100 रुपये एंड कैपिटल में 100 रुपये। अगले एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल में वो कह रहा है कि पेड 50 फॉर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। अब डिस्क्रिप्शन से ही वाजे है कि एक्सपेंस की बात हो रही है। तो अगर एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या करेंगे? अगेन रूल ऑफ थंब को रेफर कीजिए, एक्सपेंस बढ़ेगा तो एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। अगर एक्सपेंस बढ़ा है तो क्या चीज़ बढ़ी होगी? और अगर हमने एक्सपेंस किया तो 2 ही चीज़ें हिट हो सकती हैं। और अगर आपने कोई खर्चा किया है, कोई चीज़ ली है, लेट से आपने ये पेन ख़रीदा है, तो पेन किस चीज़ से ख़रीदा होगा? या कैश से ख़रीदा होगा या क्रेडिट पे ख़रीदा होगा। तो अब आपका जो सेकंड लेग जाएगा या तो वो कैश से जा रहा होगा या वो क्रेडिट से जा रहा होगा। इस एग्जांपल में बोल रहा है कि पेड $50, तो इसका मतलब है कि उसने कैश पे किया। तो हम क्या करेंगे? कैश हमारा कम हुआ, एक्सपेंस हमारा बढ़ा। एंट्री क्या बनेगी? एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। रूल ऑफ थंब को रेफ़र करें, दोबारा रेफ़र करें, वीडियो को पॉज करें, सोचें इस बारे में। अगर ये बहुत ही बेसिक्स एग्जांपल है एंड यू आर फाइन विद दिस, प्लीज़ मूव ऑन। लेकिन अगर आपको इसमें इशू हो रहा है तो जस्ट पॉज द वीडियो, एग्जांपल देखिए और रूल ऑफ थंब को रेफ़र कीजिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई कैन नॉट एम्फसाइज एनी मोर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट। सारी एंट्रीज़ में आपको बैक टू द रूल ऑफ थंब आना पड़ेगा। अच्छा अगली एग्जांपल पे करें, हम कह रहे हैं अर्न 75 फॉर परफॉर्मिंग सर्विसेज, यानी ये आपका क्या बना बॉस? क्या एसेट बना, क्या लाइबिलिटी बनी, एक्सपेंस बना, ओनर्स इक्विटी बनी या इनकम बनी? तो जस्ट टू क्लैरिफाई थिंग्स, दिस इज़ एन इनकम। आपने कोई सर्विस परफॉर्म की और आपकी $75 की इनकम हो गई। अच्छा अब इनकम हुई तो क्या होगा? 2 बातें हो सकती हैं। इनकम हुई, आपने किसी को सर्विस परफॉर्म की तो आपका रेवेन्यू बुक होगा, पहली बात। दूसरी बात, या तो कैश आया होगा या आपने क्रेडिट पे किया होगा। तो 3 ही अकाउंट हिट हो सकते हैं एट अ टाइम, तो 2 होंगे लेकिन पॉसिबिलिटी 3 अकाउंट की, एक रेवेन्यू की और सेकंड अकाउंट आपका या तो अकाउंट रिसीवेबल होगा या कैश होगा। इस ट्रांजैक्शन में फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमने सर्विस परफॉर्म की और उसकी बेसिस पे कैश आया, देन अगेन रूल ऑफ थंब, कैश आया, कैश बढ़ा, एसेट बढ़ा, क्या डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? डेबिट करेंगे। इसी तरह अगर हमने सेल की, वही 75 जो कैश आया वो अगला दूसरा लेग उसका सेल में जाएगा, तो क्या सेल बढ़ी, सेल कम हुई? सेल बढ़ी तो क्या क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो आपका एक लेग कैश डेबिट, सेल क्रेडिट।